A small block starts slipping down from a point B on an inclined plane AB, which is making an angle theta with the horizontal section. BC is smooth and the remaining section CA is rough with a coefficient of friction mu. देख पा रहे हो आप लोग? BC ये स्मूथ है, AC ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे. The coefficient ये basically rough है AC. The coefficient of friction is mu. It is found that the block comes to a rest as it reaches the point A. तो इस पॉइंट में भी वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट में भी वेलोसिटी जीरो है. If BC is equal to 2A, 2C है, BC आपको दिया गया है, BC is equal to 2AC. BC ये वाला जो एंगल है वो 2AC. The coefficient of friction is given by mu equal to K tan theta. आपको K का वैल्यू निकालना. तो वहां एक चीज आप समझ पा रहे हो कि ये AC पॉइंट रफ है पर स्मूथ सरफेस है AB. तो AB is equal to AC plus BC. तो AC AC और BC के जगह हम लिख सकते हैं 2AC. ठीक है, तो AB इक्वल टू बेसिकली 3AC. AB इज इक्वल टू 3AC. ये समझ आया. अब कौन सा फोर्स काम कर रहा है देखते हैं ब्लॉक में. ठीक है, ब्लॉक में यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक या कुछ एक टाइम में ब्लॉक यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स का भी जो कंपोनेंट है वो दिखाता है. तो क्योंकि ये रफ है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा. सॉरी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा. mg cos थीटा इस डायरेक्शन में काम करेगा जहां पे ये थीटा होगा. mg sin थीटा डायरेक्शन के जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या मोशन के डायरेक्शन में mg sin थीटा काम करेगा. नॉर्मल फोर्स होगा mg cos थीटा के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा. नॉर्मल फोर्स का क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा विल बी इज इक्वल टू mg cos थीटा. नॉर्मल फोर्स तो कहां पे आएगा? ब्लॉक के ऊपर आएगा, प्लेन के द्वारा. प्लेन के द्वारा ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा वो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होगा mg cos थीटा. ठीक है, और क्योंकि ये AC जो सरफेस है वो रफ है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा. जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा. मींस ए वाला कलर से फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वो हो जाएगा म्यू है, विच इज म्यू mg cos थीटा. क्लियर? क्लियर? कुछ नहीं है इसमें. क्या क्या फोर्स कंपोनेंट है समझ आ गया? कुछ नहीं है. नॉर्मल जो होगा वो mg cos थीटा के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और उसका वैल्यू आ जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. म्यू इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड n व्हिच इज mg cos थीटा. क्लियर? क्लियर? चलो, तो हमें अब पता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पहले भी यूज कर चुके हैं. अभी एक चीज देखोगे, कुछ नया फॉर्मूला हम और यूज नहीं करें. वही 3 फॉर्मूला हम जो पहले सीखे हैं वही अभी तक यूज कर रहे हैं. नथिंग एल्स. तो वर्क डन क्या क्या है? ग्रेविटी के लिए है और एक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर. अब देखो बी और ए दोनों ही पोजीशन में वेलोसिटी जीरो है. बी पोजीशन से स्लिप करना स्टार्ट किया था मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो है. इस पोजीशन में आते ये पोजीशन में आते आते ये रेस्ट पे चला गया तो इस पोजीशन में भी वेलोसिटी जीरो है. सो vf इज इक्वल टू vi इज इक्वल टू जीरो. तो ये टोटल टर्म चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये टोटल जो टर्म है वो जीरो हो गया. ठीक है. डब्ल्यू जी मतलब क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल इस प्लेन के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? ये ना mg sin थीटा. इसी के लिए ये नीचे आ रहा है mg sin थीटा. ये ऐसा प्लेन है, यहाँ पे ब्लॉक है, नीचे आ रहा है. इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? mg sin थीटा. सो mg sin थीटा और ये फोर्स है और डिस्टेंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट है b से a तक. तो दिस इज ab. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये ग्रेविटेशन के लिए होगा. फ्रिक्शनल फोर्स बस इस कंपोनेंट में है, इस पूरे पोर्शन में. ए सी कंपोनेंट में पोर्शन में बस फ्रिक्शनल फोर्स है. तो ये नेगेटिव साइन क्यों लिया हमने? क्योंकि हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हम ये पढ़ चुके हैं. क्योंकि जब भी फ्रिक्शनल वर्क डन के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है. क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम
जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, इसीलिए ये वर्क डन नेगेटिव होगा। तो दिस इज नेगेटिव। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए सी। इस पोर्शन में ही है बस, ए सी इंटू ए सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पोर्शन 0 है हमारा, ये वाला पोर्शन 0 है क्योंकि वी एफ और वी आई दोनों ही 0 है। तो हम लिख सकते हैं यहां से एम जी कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन थीटा ए बी इज इक्वल टू 3AC, सो ए बी इक्वल टू 3AC माइनस म्यू कॉस थीटा ए सी इज इक्वल टू 0। so we have 3 sin theta is equal to mu cos theta. So we are going to have tan theta, 3 tan theta, 3 tan theta is equal to mu. Mu is equal to 3 tan theta, वही है ना। और हमें दिया गया है क्या इक्वेशन? mu इक्वल टू k tan। तो mu इज इक्वल टू एक में दिया गया है mu इज इक्वल टू k tan और हमारे पास आया है mu इक्वल टू 3 tan theta। तो k का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 3। तो k का वैल्यू हो गया हमारा 3। इजी था क्या? इजी था? नहीं था, क्यों नहीं था? इसमें एक कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हमारा? एक है कि जो फ्रिक्शनल वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, ये हमें कंसीडर करना है। और दूसरा है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमें पता है। और जो चीज यहाँ पे हमें याद रखना है वो है ये वाला फोर्स कंपोनेंट, कौन सा डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। ये चीज बहुत बार आगे भी आपको बहुत बार काम आएगा। तो ये वाला जो फोर्स का डायग्राम है आपको याद रखना है, कौन सा फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम। ठीक है, चलो। Mass 2 kg is driven by engine delivering a constant power of 1 joule per second. The body starts from rest and moves in a straight line. ठीक है, start from rest, initial velocity 0 है and start moving in a straight line. After 9 seconds, the body has moved as a distance. तो आपको s निकालना, आपको p दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी का m दिया गया है जो कि है 2 kg। तो हमें निकालना है ये 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी है क्या? नहीं है। हम निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर से वही फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला। तो अच्छा, डेल्टा के पहले तो नहीं जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा का। तो वर्क डन क्या होता है? पावर इनटू टाइम। 9 सेकंड पावर है, ये याद है ना, पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या हम लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 9 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल इसका वेलोसिटी हो गया u, सो दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 0। सो p इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 9 हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, m का वैल्यू 2 दिया गया है, so this is 9 is equal to half into 2 into v square। तो आपका v का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है? p है, t है, m है, v भी है। हमें निकालना है s निकालना, s निकालना। तो हम p को क्या लिख सकते हैं? p है हमारा f डॉट v, p है हमारा f डॉट। पहले हमें इस इक्वेशन, बहुत नॉन नॉन फॉर्मूला है ये, ठीक है। पावर इनटू टाइम ये भी नोन है। बस ये छोटा छोटा चीज है ना, छोटा छोटा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा चीज बस आपको याद है। तो यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है क्या? पावर का हमें वैल्यू पता है, तो पावर को कुछ नहीं करना। तो पावर का वैल्यू पता है, तो एफ इज इक्वल टू एम डी वी डी टी लिख सकते हैं इंटू वी। टाइम का हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, हम अरे तो हम कर लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम, वी का वैल्यू हमें पता है, वो चेंज हो रहा है 0 टू 3, 0 टू 3, डीपी डीएस dt इंटू वी लिख सकते हैं क्या? तो देखो हमारे पास डीपी डीएस, ओके, डीएस dt इज इक्वल टू वी इंटू वी, तो वी स्क्वायर हो गया। तो p ds इक्वल टू m वी स्क्वायर dv हो गया, इजी है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर दे 0 टू s v 0 टू 3 मीटर, 0 टू 3 मीटर होने के लिए इसका वेलोसिटी 0 टू 3 मीटर होने के लिए
ये कितना डिस्टेंस कवर करे। अब पी का वैल्यू 1 तो दिया गया ही है, पी का वैल्यू 1 है और एम का वैल्यू 2 kg, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 1 है तो ds इज इक्वल टू, ds का बस इंटीग्रेशन होगा, वो हो जाएगा s, तो दिस इज 1, तो s विल बी इज इक्वल टू m v क्यूब बाई 3, दिस इज 0 to 3। m का वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 2 इंटू 3 क्यूब बाई 3, तो 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 इंटू 2 18, 18। So this is your, so 18 will be your right answer। हाँ, मुझे पता है आप पूछ सकते हो कि अरे ये कैसे समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो वो तो आपको ही समझना पड़ेगा, पर ये बात आप समझ लो कि यही बस दो ही तीन फॉर्मूला है, मैक्सिमम केसेस में वही काम आ रहा है। देख रहे हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पावर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे भी फिर से पावर का फॉर्मूला हमें काम पे आ गया। और जब वर्क डन दिया है, पावर दिया है, तो वर्क डन और पावर के बीच में जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं यूज होगा। तो जो आपको इस प्रॉब्लम में जो आपको सोचने की जगह थी, वो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि आपके पास पूरा पैरामीटर्स है, तो उस पैरामीटर को आप कैसे अरेंज करोगे कि आपको जो चाहिए होगा वो आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डीबीडीटी है उसको आपको एस के मतलब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लाना, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform chain of length 3 meter and mass 3 kg overhang a smooth table with 2 meter line on the table. If K is the kinetic energy of the chain in joule as is completely slips off the table, then the value of K is, ठीक, आपके पास एक टेबल है, ठीक है, इस अच्छा टेबल, टेबल टेबल ऐसे कैसे टेबल, तो यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड मास 3 kg, यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म है, 3 मीटर लेंथ है, 3 kg इसका वेट है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। यूनिफॉर्म मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, पर दैट मीन पर मीटर में 1 kg, एक मीटर में 1 kg का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि 1 मीटर में 1 kg मास डिस्ट्रीब्यूशन, दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्रू सेम थ्रू आउट चेन। तो 3 मीटर का एक लेंथ है, 3 kg स्मूथ टेबल विथ 2 मीटर लाइन ऑन द टेबल, ठीक है, 2 मीटर ऊपर है और 1 मीटर नीचे हैंग हो रहा, 2 मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है मतलब 2 kg ऊपर है और नीचे 1 kg। If K is the kinetic energy of the chain in joule, if it completely sleep of the table, then K का वैल्यू, अब ये completely नीचे स्लीप हो गया तो आप 3 kg टोटल यहाँ पे है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपको निकालना। तो एक चीज यहाँ पे समझ आ गया जब एनर्जी की बात हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप काम में के लगाना कि इस पोजीशन में इसका जो एनर्जी होगा विल बी इक्वल टू इस पोजीशन में एनर्जी सिस्टम, मतलब चेंज का यहाँ पे तो इनिशियल अरे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे है तो इसके पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो भी है पूरा पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालना है कि हमें निकालना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन इफ इट्स कंप्लीटली स्लीप्स ऑफ द टेबल। तो आपको के का एफ का वैल्यू और के का वैल्यू यहाँ पे के लिखा गया है, तो आपको के का वैल्यू निकालना कि यार दिस पोर्शन दिस इज 0, इनिशियली यहाँ पे जब है रेस्ट पे है तो इसका रेस्ट पे मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। तो आप कंसीडर कर सकते हो ये जो टेबल का प्लेन है ये आपका रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन में आपका पोटेंशियल एनर्जी आप 0 कंसीडर कर सकते हो। रेफरेंस प्लेन में पोटेंशियल एनर्जी आप जनरली 0 कन्वेंशनल है, 0 ये कांस्टेंट होता है, तो आप उसको फॉर सिंपलिसिटी 0 कंसीडर कर सकते हो। तो ये टेबल है जो कि हमारा रेफरेंस प्लेन है, उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इस पोजीशन से जो चेन है उसका हाइट क्या है, अभी ये नीचे के डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस प्लेन से नीचे है तो सिंपली ये नेगेटिव होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे होगा एम जी कितना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी H1 लिख दिया और यहाँ पे होगा माइनस एम जी, इन दिस केस ऑल्सो एम जी H2 प्लस के, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। अभी देखो अच्छा यहाँ अच्छा जी अच्छा ठीक है,
यहाँ पे भी m का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे m1 लिख देते हैं, यहाँ पे m2 लिख देते हैं। क्यों क्यों बोल रही हूँ मैं, ये m2 है, समझ आ रहा है ना, m1gh1 माइनस m2gh2 प्लस क्यू क्यू क्यू। टोटल चेंज का मास 3 kg है पता है, पर यहाँ पे जो मास है इसका, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। आप तो बस जो हैंग हो रहा है उसी का मास लेंगे। सो इन दिस केस इट इज ओनली 1 kg, और इस केस में इट इज टोटली 3 kg, क्योंकि ये वाला जो चेन है वो टेबल से स्लिप कर गया, तो वो रेफरेंस प्लेन से नीचे आ गया है, तो आपको टोटल मास का कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस केस इट इज 1 kg इंटू जी। अब H1 का वैल्यू देखिए, H1 ये जो मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द चेन, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको इसके मिडिल पॉइंट में लेना पड़ेगा कि आपको ये कंसीडर करना है, क्योंकि पूरा मास क्योंकि ये यूनिफॉर्म है टोटल मास, जो तो आप तो ऐसे नहीं ले सकते ना, आपको ये पॉइंट, आप कुछ बच्चे बोलेंगे अरे हम तो ये 1 मीटर तक ले लेंगे, नहीं हम नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा जो मास है वो 1 मीटर में नहीं, 1 मीटर नीचे नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको सेंटर ऑफ मास इसको निकालना, सेंटर ऑफ मतलब आपको ये समझना है कि पूरा जो मास है वो कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। आप इसको ले सकते हैं इसके मिड पॉइंट में ये पूरा मास है कंसेंट्रेटेड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास है मिड पॉइंट में। तो यहाँ पे होगा क्योंकि 1 मीटर नीचे है तो दिस इज हाफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे n2 मतलब 3 kg हो गया, g इंटू 3/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी v इज इक्वल टू 933 मिनट, काइनेटिक एनर्जी will be equal to 3399g/2 प्लस g। 9 क्यों नहीं लिख पा रही हूँ मैं, हाँ समझ आ गया, 3 इंटू 3 इस साइड पे इस साइड पे आ गया, चाहिए नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इस साइड पे आ गया 3 इंटू 3 9g/2 माइनस g, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 9g माइनस 2g/2 विच इज इक्वल टू 7g/2। अच्छा g का वैल्यू दिया गया है, g इज इक्वल टू 10 कंसिडर करना, सो 70/2 विच इज इक्वल टू 35, तो 35 जूल इज द राइट आंसर, 35 जूल इज द राइट आंसर। फिर भी आप ये कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, बाकी आपको बस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 40 meter per second split into two equal parts. If one of the part moves 60 meter per second in the same direction, then the fractional change in kinetic energy will be x is to 4 where x is equal to value। फ्रैक्शनल चेंज का एक क्वेश्चन हम पहले भी किया है, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, which is equal to kinetic energy फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पे परसेंटेज दिया गया, यहाँ पे बस फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। चलो तो क्या है देखो, जो ब्लॉक मूविंग इन हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट, तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, चलो एक वाला पार्ट ब्लू है और ये इफ वन ऑफ द पार्ट मूव्स विद 60 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वाला पार्ट फॉर एग्जांपल रेड कलर का है जिसका वेलोसिटी नहीं दिया गया है, तो हम समझ लेते हैं वेग 2 मीटर पर सेकेंड में, तो तो हमारे ब्लॉक है जिसका मास फॉर एग्जांपल m है, वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका भी मास हो जाएगा m/2 और इसका भी m/2। इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, इस पार्ट का वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो पार्ट है उसका वेलोसिटी हम कंसीडर कर लिए 20 मीटर पर सेकेंड है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv इज इक्वल टू m/2 v1 प्लस m/2 v2, ठीक है। तो m तो m है, v40 है इज इक्वल टू m/2, वैसे कैंसिल हो जाता है m, 60 प्लस m/2 v2 हमें निकालना है यहाँ पे, तो 40 इज इक्वल टू 30, 40 is equal to 30 plus v2 by 2 which is equal to, this is 10
दिस इज v2/2, so v2 will be is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। तो v2 यहाँ पे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड के 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से दूसरा जो प्लॉट है वो मुख्य है। हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या होगा बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दो ब्लॉक है, तो हाफ m/2 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m/2 v2 स्क्वायर। अरे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, जगह तो शॉर्ट हो गया। डायरेक्ट लिख देते, समझ आ रहा है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं इतना। ये वाला इक्वेशन का नंबर 1 देते हैं, तो 1 से क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इन दोनों ब्लॉक का जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी है माइनस इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m/2 60 स्क्वायर प्लस हाफ m/2 20 स्क्वायर माइनस हाफ m 40 स्क्वायर। ओके, बाय इनिशियल में बस यही था, हाफ m 40 स्क्वायर। डन डन। आप ऊपर नीचे दोनों से ही हाफ और m को उड़ा दो, हाफ और ये वाला हाफ m हाफ m हाफ m हाफ m उड़ा दो, ठीक है, यहाँ पे भी हाँ हाफ m यहाँ पे उड़ा दो, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ m उड़ा देते हो तो नीचे आ जाएगा 40 स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे m/2 का ये वाला हाफ है इंटू 60 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एक हाफ है m/2 से 20 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। उससे कर लोगे आप लोग, ये वाला जो कैलकुलेशन है उससे कर लोगे होपफुली। हाँ, इसमें कुछ है नहीं, करेंगे तो इसमें जस्ट थोड़ा और टाइम जाएगा और कुछ नहीं है। चलो 40 स्क्वायर यहाँ पे हाफ इंटू 3600 प्लस हाफ इंटू 400 -1, यहाँ पे -1। अब प्लीज ये वाला खुद से कर लेना, क्या वैल्यू आ जाएगा खुद से देख लेना, हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Two persons A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance d with application of a force acting at angles 45 degree and 60 degree with the direction of displacement respectively. The ratio of force applied by person A to the force applied by person B is 1/√x, the value of x। ठीक है, ठीक है, क्या दिया गया है, दो लोग हैं, एक है ये, एक बॉडी को मूव कर रहा है विद अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस d, एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एट एन एंगल 45 डिग्री। दूसरा जो ए बेसिकली ए है और दूसरा जो पर्सन है उसका, अच्छा ये एफ ए है और ये एफ बी है, वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है तो वो है वो 60 डिग्री के एंगल में है, ठीक है, समझ आ गया दोनों, ये बेसिकली बी पर्सन है। द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, अच्छा आपको निकालना है ए पे, ठीक है, और दिया गया है कि वर्क डन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किए, तो बेसिकली डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको दिया है और एफ ए बाई एफ पी निकालना है, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं। डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम है जो कि है टी, तो एफ ए डॉट टी, पर यहाँ पे मजा है क्योंकि आपको वेक्टर कंपोनेंट लेना है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो एफ और डी के बीच में एंगल है 45 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस वैल्यू आ जाएगा एफ ए डी कॉस 45 डिग्री विल बी इक्वल टू एफ बी इंटू डी इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, डी डी कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ए cos 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू एफ बी cos 60 डिग्री 1/2,
तो एफ ए बाई एफ बी, इसी से समझ आया, एफ ए बाई एफ बी will be is equal to 2 by which is equal to 1 by root 2. तो एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और आपको दिया गया था एफ ए बाई एफ बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स, आपको दिया गया था। अरे बीच बीच में ये राइटिंग में क्यों दिक्कत हो रहा है, 1 बाई रूट एक्स ये आपको दिया गया है, देखो क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 जो हमें, हाँ हम निकाले, तो एक्स इज इक्वल टू 2। मुझे करने में ये 2 मिनट लगा, आपको तो एग्जाम में तो, क्योंकि मैं बोल बोल के कर रही हूँ तो 2 मिनट में, आपको तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, 1 या 1.5 मिनट में आपको 4 नंबर पर इजिली मिल रहा है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो आपको इजिली 8 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस 2 ही 3 फॉर्मूला है यहाँ पे, बस एक ही फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 kg block moving at a speed of 12 meter per second compress a spring through a distance 30 centimeter when its speed is half. The spring constant of the spring will be, क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.5 kg, ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, एक स्प्रिंग है जिसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे 30 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर दिया, मतलब ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा, तो स्प्रिंग ये वाला जो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिखा गया है, और ये ब्लॉक है, इसका जो स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो ब्लॉक है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा, तो इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी का है वो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो इस स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी देने में काम आ जाए, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली यहाँ पे लॉस है, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्या है, अभी अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बेसिकली 30 सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे फिर हो गया 6 स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, यही तो है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर दोगे, 5 एम का वैल्यू हो जाएगा 0.5, तो हाफ 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 इस डायरेक्शन में चला जाएगा 0.5 इंटू 12 इंटू 12 144 वही होता है ना, माइनस हाफ हाफ अब चला गया 30.5 इंटू 36 इज इक्वल टू इंटू 0.3 इंटू 0.3 0.09, ठीक है। तो ये वाला अगर आप मैं ठीक से कर रही हूँ, अगर ये आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आपका आ जाएगा 600 वही दिख रहा है, तो खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, मैं शायद यहाँ पे थोड़ा टफ करके इसको सॉल्व कर रही थी, आप इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हाफ ऑफ, अच्छा हाफ ऑफ एम, चलो 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करके बहुत इजी हो जाएगा ये, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ हाफ तो चलो चला गया 0.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाफ चला गया के इंटू 0.3, तो ऐसे करोगे तो शायद मुझे लगता है और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass m initially at rest on a smooth horizontal plane start moving under the action of a force F equal to 2m. In the process of its linear motion, the angle theta between the direction of force and the horizontal varies, theta is equal to k. ये जो theta है वो linearly vary कर रहा है, that is theta is not constant, theta जो है वो constant नहीं है, मोशन के डायरेक्शन, दिस इज द स्मूथ होराइजोनटल सरफेस, और ये आपका मोशन का डायरेक्शन, और इस होराइजोनटल सरफेस इस थीटा एंगल में आपका फोर्स है, और ये जो थीटा है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो एक से लिनियरली वेरी कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू के।
So k is a constant and x is the distance covered by the object from its initial position. ठीक है. The expression of kinetic energy of the object will be is equal to n by k sin theta to the value of n. तो again कुछ नहीं है यहाँ पे. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? वर्क डन. वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? F डॉट dx और dx. ठीक है. अगर ये x डायरेक्शन हो गया तो वही है F डॉट dx. चलो ये dw. So this is equal to F dx cos theta. cos theta. तो cos theta f dx cos theta. ठीक है. theta is equal to kx. तो आप इक्वल टू इंटीग्रेशन f cos kx dx. f का वैल्यू है आपका 2 न्यूटन. 2 न्यूटन है f का वैल्यू. तो आपका 2 cos kx dx. यहाँ ये k है, ये x है. समझ आ रहा है ना? 2 इंटीग्रेशन कर दोगे 2 sin kx और k नीचे आ जाएगा. हाँ, क्योंकि के एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे आ जाएगा. तो 2 by k sin kx. तो आपका दिया गया है. तो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू n by k sin थीटा. व्हिच इज तो आपको दिया गया है दिस इज n by k sin थीटा. थीटा मतलब ही तो sin थीटा मतलब ही तो sin kx है. थीटा ही तो sin kx है. तो दिस इज kx. तो आप इन दोनों एक्सप्रेशन से बोल सकते हो n का वैल्यू है 2 का वैल्यू इज 2. इज इट? वेरी वेरी वेरी. So this is I think our last question. हाँ. So this is our last question. क्या दिया गया है? A spherical body of mass 2 kg starting from rest acquire a kinetic energy of 10,000 joule at the end of 5th second. The force act on the body is. ठीक है. मास दिया गया है 2 kg. Starting from rest that means initial जो velocity है वो 0 है. तो जो काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया है दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 जूल. ठीक है. एट द एंड ऑफ 5th सेकंड. ठीक है. तो वर्क डन यहाँ पे हमारे काइनेटिक एनर्जी दिया गया. फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर काइनेटिक एनर्जी. इतना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया गया है. तो ऑब्वियसली यही तो है वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 4 जूल. ठीक है. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिस इज जूल. ठीक है. तो हमें चाहिए, हमें एफ का वैल्यू निकालना है. उसके लिए हमें डी का वैल्यू चाहिए. तो डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऐसे करके निकाल सकते हैं. क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है. टी का वेलोसिटी 5 है. तो हाफ ए का वैल्यू दिया नहीं दिया गया है और हमें एफ निकालना है. तो ए को क्या हम एफ से लिख सकते हैं? एफ बाई एम. तो F is equal to mass into acceleration. तो acceleration को हम force by mass लिख सकते हैं राइट. इनटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का वैल्यू 5 थी ऑब्वियसली 5 दिया गया है. m का भी वैल्यू दिया गया है. तो ये कहाँ से लिखा पता है ना? ये वाला फॉर्मूला याद है सबको. F is equal to m a into m और m into a. तो a is equal to f by m. तो इसीलिए यहाँ पे a की जगह पे यही लिखा. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू f t स्क्वायर by twice m. f t square by अरे twice m. ठीक है. तो d का वैल्यू हो गया f t स्क्वायर दिस स्क्वायर. f का d का वैल्यू हो गया f t स्क्वायर by twice m. तो इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा? ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है. तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं क्या? f इंटू डी के जगह पे f t स्क्वायर बाई ट्वाइस m इज इक्वल टू एक के पीछे 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं. तो हमारे पास कौन सा वैल्यू नहीं है? f स्क्वायर f वैल्यू निकालना है. t स्क्वायर का वैल्यू, t का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है. तो f स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m का वैल्यू है 2 kg. चलो m का वैल्यू हाँ m का वैल्यू है 2 kg. लीजिए t स्क्वायर, t का वैल्यू है 5. तो 5 स्क्वायर इंटू 1 2 3 4. तो अगर हम इसको स्क्वायर करते तो ये आ जाएगा 2 बाई 5 इंटू 1 2. 4 0 था तो इसे स्क्वायर कर देंगे तो 2 ही 0 रहेगा. तो फिर आ जाएगा 200 बाई 5. सो दैट इज इक्वल टू 14 होगा. तो f का वैल्यू आ जाएगा 14. समझ आया? f का वैल्यू हमारा आ गया 40 न्यूटन. तो होपफुली आप सबको ये समझ आ गया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. कुछ नहीं दिया है आपको निकालना था कि एक्वायर से काइनेटिक एनर्जी. इससे समझ आ गया कि एक्वायर से काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना एक्वायर करेगा? जितना वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा.
तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन मिल जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो डिस्प्लेसमेंट का हम जो यूटी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ किस का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके, और क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन भी नहीं था, हम उसको भी फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और इजीली उससे हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है फोर्स का वो आ गया, जो कि 40 न्यूटन। होपफुली आज का जो सेशन है आप सबको अच्छा लगा, एंड आई रियली प्रे कि मेरा जो एक छोटा सा प्रयास है वो आपका किसी काम पे आ जाए, और आप सब बहुत अच्छा करो आपके एग्जाम में। और अगर मैं आपके इस जर्नी में थोड़ा सा भी मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा थोड़ा सा, तो आई एम बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर सो लॉन्ग, and it's my first video, first long video. So I know there are some mistakes. Mistakes means in maybe in my speaking or writing. So hopefully there is no mistake in calculation, because I have checked equations and calculations thoroughly. बट हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरी बात समझने में, तो होपफुली आप इसको कंसिडर कर लोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप सबका ही है, आपके लिए ही है। सो थैंक यू।